कई लोगों ने की है। और मैं भी ये मानता हूं कि अल्पसंख्यकों की जो कल्याण है उस पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गौर करे। ये बात अलग है कि हम भारत देश में हमें गर्व है कि हम कई जाति, कई धर्म, कई भाषा के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, तो कोई सिख। और अल्पसंख्यकों की दर्जा धर्म के आधार पर देते हुए भी हम अपने देश को, अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता का हम विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार भी वो धर्मनिरपेक्षता, जिसे बड़े गर्व से हम सेक्युलर कहते हैं, उसका पालन करे। लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है और जब अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में जब बात आती है तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इसमें राजनीति अपना स्थान बना लेती है। हम चाहते हैं कि इस देश के और इस राज्य के अल्पसंख्यकों को अच्छे से अच्छे स्कीम्स मिले, अच्छे से अच्छी उनके तालीम मिले, शिक्षा मिले, उनके स्कूल बने, उनको अच्छा नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, हर तरह से उन लोगों का कल्याण हो। उसमें हमारी दूसरी कोई राय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये भारत देश में सबको एक हमें देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, क्या कोई भी हो। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है कि आज हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हुए भी धर्म का उपयोग हम राजनीति के लिए करते हैं। हाल ही में हमारे ही सदन में कई ऐसे मुद्दे पर हमने चर्चा की थी, शादी मुबारक हो या शिक्षा के बारे में, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में हो या कई अन्य ऐसे स्कीम्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। ये बात सही है कि सरकार हर बजट में हजारों करोड़ रुपया आज अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। सही बात है, उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में जो भी पिछड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उनको आगे लाने का जो काम है वो सरकार का काम है। और इस कारण सरकार कई ऐसे कदम उठाते हैं जिसे हमें समर्थन जरूर करेंगे और हमें करना है। लेकिन सरकार के ये जो नोट हमें सरकार ने जो हमें दिया है, इसे जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह संवैधानिक रूप से ये क्या सरकार को कोई इजाजत या कोई हक मिलता है कि अपना एक ऐसा निर्णय ले जो संविधान के विरुद्ध है। पहली बात तो मैं आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देने से पहले केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की तरह अल्पसंख्यकों के लिए कई ऐसे स्कीम्स को सामने लाए हैं जिससे अल्पसंख्यकों को कई तरह से उन्हें फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र पर स्कॉलरशिप्स के जो स्कीम्स बनाए गए हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज, उसी प्रकार पढ़ो प्रदेश, जहां पर माइनॉरिटीज के बच्चों को विदेश जाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। नई उड़ान, जो यूपीएससी के आईएएस जैसे एग्जाम्स के लिए उन्हें मेन एग्जामिनेशन के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है नई उड़ान के द्वारा। और उसके बाद आर्थिक के एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में स्किल डेवलपमेंट, उस्ताद, अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट एंड डेवलपमेंट, मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, ऐसे कई ऐसे स्कीम्स बनाए हैं जिससे माइनॉरिटीज का कल्याण हो इस देश में। और उसी के लिए साथ साथ वक्फ बोर्ड का जिन्होंने जिक्र किया था हमारे साथी ने, उसका भी एक मजबूत बनाया जाए, ऐसा भी केंद्र सरकार की आलोचना है और हम ऐसा सोचते भी हैं।
खासकर ईसाइयों के बारे में भी गत वर्ष अरुण जेटली जी के नेतृत्व में कई ईसाइयों के संगठन अरुण जेटली जी से मिले और उन्होंने अपने इस देश में ईसाइयों के जो डिमांड्स हैं, जो उनके जो समस्याएं हैं, उनके बारे में रखा गया। लेकिन बात अब यह है कि ये कल्याण के जब कार्यक्रम आते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम जब आते हैं, उस होते हुए भी आज हम किन किन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस बात को हमें पहले सोचना चाहिए। पहली बात तो मैं आऊँगा दलित क्रिश्चियंस के बारे में। जो हमारी सरकार ने इस नोट में बताया गया कि दलित क्रिश्चियन को दलित का एक दर्जा दिया जाएगा। आप दर्जा दलित क्रिश्चियन को अगर देना चाहते हैं दलित का, तो मैं आप सरकार को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे इस राज्य में जब बैकवर्ड क्लास का जब बंटवारा हुआ था, उनका कैटेगराइजेशन हुआ था, BC A, B, C, D जो बनाया गया था, बाद में E आया था। उसमें BC C जो कैटेगराइजेशन है वो है कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए बना गया था। अब जब BC C जब कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए जब बनाया गया था, कन्वर्टेड दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए BC C कैटेगरी है, तो उनको BC C कैटेगरी में रखते हैं या फिर दलित में आप उनको SC कैटेगरी में देते हैं। एक अगर आप दलित कैटेगरी जब क्रिश्चियंस कन्वर्ट होते हैं, अगर उनको फिर SC कैटेगरी में दिया जाता है, तो कन्वर्ट नहीं होता है दलित, उसको फिर वहां पर नुकसान पहुंचता है। इस कारण आप इस देश में, राज्य में आप धर्म परिवर्तन का आप वहां पर आप उनको ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर धर्म यहां पर पले पनपे, लेकिन किसी को कोई धर्म परिवर्तन के लिए कोई किसी प्रकार का प्रलोभ नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब ऐसा बनता है, तो जब BC C में जब दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को वहां पर रिजर्वेशन है, तो उसी दलित क्रिश्चियंस कन्वर्टेड को आप SC में दर्जा देकर वहां के हिंदू दलितों को आप वहां पर उनको लॉस पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस साथ में आपको मैं संविधान के बारे में बताना चाहता हूं। अगर राज्य सरकार को किसी SC कैटेगराइजेशन के लिए या SC के लिए टच करना चाहते हैं, उसका कैटेगराइजेशन बदलना चाहते हैं, तो संविधान में अनुच्छेद 31B, आर्टिकल 31B जो साफ साफ ये कहता है कि 341, आर्टिकल 341 वो साफ साफ ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये अधिकार है कि वो दलित के विषय में मामले में नोटिफिकेशन दे। मैं आपके लिए आपके माध्यम से हमारे सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस संविधान में द प्रेसिडेंट में with respect to any state or union territory and where it is a state, after consultation with the governor or by public notification, specify the caste, races or tribes or part or groups within the caste, races or tribes which shall for the purposes of the constitution be deemed to be scheduled caste in relation to the state. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक दलित क्रिश्चियन कन्वर्ट होता है और वो क्रिश्चियन बन जाता है, फिर वापस उसको SC बनाने के लिए, दलित बनाने के लिए प्रेसिडेंट का एक असेंट चाहिए, एक नोटिफिकेशन चाहिए। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं बनता है, तो दलित क्रिश्चियंस को दलित के अंदर आप उसको दर्जा दे नहीं सकते हैं। ये पहली बात है कि आप किसको गुमराह कर रहे हैं। ये जो है, ये जो निर्णय जो सरकार का है, इसके हम विरोध करते हैं। ये संवैधानिक तौर से ये गलत है। दूसरी बात है, आपने सुधीर कमीशन बनाया, पिछली सरकार ने कृष्णा कमीशन बनाया था, और उसी सरकार ने उस समय पर 5% ओके सर, जिस प्रकार पिछली सरकार ने 5% आरक्षण मुसलमान भाइयों के लिए उन्होंने दिया था, उसका जो केस था बाद में कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पर आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं। जब कोर्ट ने यह कह दिया कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये साफ कहता है कि बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास को अपने देखना है
एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए जो 50% से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। जब 50% से ये आरक्षण जब जाना नहीं चाहिए तो सरकार ने उस 5% को 4% में बदल दिया और बैकवर्ड क्लास में एक रिलीजियस ग्रुप को लाने के लिए आज मुसलमानों में भी कैस्ट सिस्टम लेके आया है। उनमें कैस्ट का कैटेगराइजेशन कर कर कम से कम 30-40 कैस्ट बना दिए गए और उनको बैकवर्ड क्लास ई के अंदर लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपसे कि हम चाहते हैं कि इस देश में कैस्ट सिस्टम अबॉलिश हो। अंबेडकर जी ने सोचा था, कहा था कि कैस्ट एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट होना चाहिए। आज हिंदू जो समाज है, हम शर्म से कभी हमारा सर झुकता है कि हमारे हिंदू समाज में हम जाति के आधार पर अपने आप को हमने अपने हाथ को बांट दिया है और हम यही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदू एक रहे और इसमें जाति का बंटवारा न हो। लेकिन पिछली सरकार ने हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों में भी जाति का बंटवारा कर दिया, वहां भी क्या सिस्टम लेके आ गया और उनमें कई तरह के ये कास्ट का जो बोल रहे सर, ये प्रोफेशन के हिसाब से जो 4% जो दिया गया, जो काम रहता, काम करने का तरीक़ा, जैसा लद्दाख है उसे उसका काम अलग है, कुरैशी है उसका काम अलग है, पेशे के हिसाब से दिया गया, उसमें कास्ट नहीं बनाई गई, उसमें कास्ट नहीं है। मुसलमान में अगर उसको आप कास्ट समझ रहे हैं तो गलत है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात आई, जहाँ से मुसलमान को रिजर्वेशन देने की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन याद आता। अगर आज बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखें, महाराष्ट्र में मराठास को और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की गई, लेकिन वहाँ पे जब चैलेंज हुआ कोर्ट में तो कोर्ट में ने नहीं कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मत दो। बॉम्बे हाई कोर्ट को नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कास्ट हमारे में नहीं है सर। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ पेशे की बुनियाद पे दिया गया था और वो 4%, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन 50% के ऊपर नहीं रहना है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, केरला विच कैन बी डन। इट्स नॉट दैट अगर मुसलमानों को नाइंसाफी नहीं होती मुसलमानों के साथ तो रिजर्वेशन का डिमांड भी नहीं होता। सदियों से, हजारों साल से बैकवर्ड क्लास SC ST के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया है। इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर। आई बेग टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट सर। రాజేశ్వర గారు, చైర్మన్ గారు, భారత రాజ్యాంగ చట్ట ప్రకారము ఈరోజు ఎవరైతే ఎస్టీలు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారో వాళ్ళని ఎస్టీగానే గుర్తించారు ఈ దేశంలో. ఈ ఇది మతం అంటూ ఎక్కడ లేదు, నా బైబుల్లో లేదు, ఏం లేదు. ఓన్లీ విశ్వాసం, ఫేత్. మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో దర్గా ఉంది, షబీర్ భాయ్ ఉన్నాడు. ఆ దర్గాకు అందరూ పోతారు, పోయేసి మొక్కుతారు. హిందువులు మొక్కుతారు, అన్ని కులస్తులు పోయి మొక్కుతారు. ఆ పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటారు. స్టిల్ ఈ రోజు కూడా దర్గా పేర్లు పెట్టుకుంటారు. ఊసన్న అసన్న ఆట ఆడతారు. ఎక్కడ ముస్లిమ్స్ ఆడరే, అందరు హిందువులు పోయేసి కట్టె పెట్టేసి మొత్తం అందరూ హిందువులు అందరు కలిసేసి ఆడతారు. అది మతం కాదే, అది విశ్వాసం. ఇది మతం అనేది తీసుకొని ఎక్కడ కానీ బైబిల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ మతమందు లేదు. భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఉంది. మేము భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇది నా ఇండియా, ఇది నా దేశం, ఈ దేశం కొరకు ఎవరు కూడా వ్యతిరేకంగా పోతలేరు. కాబట్టి ఆర్థిక షబీర్ రైట్, మీకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడినరు, తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడండి. కానీ అది మతము కాదు అని చెప్పేసి ఏదైతే ఉన్నదో, మేము ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా దేశం కొరకు, ఇండియా కొరకు, దాని క్షేమం కొరకు ఉన్నారు తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఇది మతము కాదు. ఎవరైతే ఆర్థికంగా ఉన్నారో వాళ్ళు అడుగుతుండ్రు. అది ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాలు చూసుకుంటుండు. కాబట్టి ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలి, కానీ అద్దు అని అవసరం పడితే సహాయం చేయాలి. రాజ్యాంగ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కానీ వెల్ఫేర్ కోరేది, సహాయం. రైట్, ఓకే, రైట్. बोलिए चेयरमैन साहब, हमारे साथी ने अपनी बात में कहा कि मुसलमानों के अंदर भी ज़ात पात, इस्लाम में इक्वालिटी है, सब बराबर है, ये इस्लाम का धर्म में मानना है हर एक का. लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आई, क्योंकि
जब ये देश में रिजर्वेशन कुछ लोगों को मिल रहा था जो पिछड़े थे, तो उसी को 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया। हमारे मेंबर्स ने सही कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब का बेंच ने 5 जजेस ने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते हैं जो पिछड़े हैं, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स जो भी हो, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, रिलीजन के नाम पर नहीं दे सकते। इसी को बुनियाद बनाकर कांग्रेस पार्टी ने फिर दोबारा 5 को 4% कर किया, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में उन्होंने इंदिरा साहनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में 46% था बीसी, एससी, एसटी मिलाकर, हमने 5 देने से 51 हो गया। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेंच ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, आप 1% कम कर लो ताकि 50 में आए, और बैकवर्ड क्लास में होना तो बीसी कमीशन का रिकमेंड लाओ। तीसरा ये है कि मुसलमानों को दे सकते हैं लेकिन सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस हुआ। उसी को बुनियाद बनाकर हमने तुर्काकाशल उन्नारो, आप जानते हैं कि पत्थर फोड़ने वाले मुसलमान हैं, सांपों वाले मुसलमान हैं, मदारी मुसलमान हैं, बोरिया बुनने वाले मुसलमान हैं, खसाब है, हजाम है, वाशरमैन, धोबी है, इस तरीके से जो पेशे वाले मुसलमान हैं, उसमें हिंदू धोबी है, मुस्लिम धोबी है, हिंदू नाई है, मुस्लिम नाई है, और बुचर्स में भी मुस्लिम भाई भी है, हिंदू भाई भी है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, आप जानते हैं हमारे लंदन एडवोकेट भी है हमारे मेंबर, तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस चली तो वो धोबी के ऊपर चला कि 2 धोबी है, एक ही धोबी घाट पे कपड़े धो रहे, उनके बच्चे भी एक ही जगह पढ़ रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, सिर्फ प्रेयर के टाइम पर वो नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं या टेम्पल के लिए जा रहे हैं पूजा के लिए, बाकी के टाइम उनकी होल फैमिली धोबी घाट, एक ही धोबी घाट है, एक ही मदरसा है, एक ही कम्युनिटी, एक ही बस्ती में रह रहे। तो वही डिफरेंस ये उसी कैसा बीसी कैसा, उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस जस्टिस अनिल धावे के जजमेंट पर ये कहा कि मुसलमानों को भी जो सोशली बैकवर्ड मुस्लिम है रिजर्वेशन कंटिन्यू करो। उसी बुनियाद पर हो रहा है। मजहब में हमारे पास इस्लाम में मसावत है, इक्वालिटी है। रामचंद्र, धन्यवाद। मैं इस बात को विवाद नहीं करना चाहता हूं कि इसमें इस्लाम में अगर जाति प्रथा है या नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदू में भी अपने व्यवसाय के कारण उनको जात का दर्जा तब दिया गया था, और वो प्रथा चली आ रही है, वो बुरा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और जब एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया था, उनके मानसिक दबाव से, उनको पिछड़ेपन से, उनके आर्थिक पिछड़ेपन से, हर तरह से उन्हें पिछड़ापन रखा गया था, इसीलिए उनको आरक्षण संविधान ने दिया था। जब धर्म के आधार पर जब कोई रिजर्वेशन मांगता है, जब धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन देता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो जो रिजर्वेशन जब देते हैं धर्म के आधार पर, हाई कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन दे नहीं सकता है। और आज इसीलिए मैं यही मानता हूं कि आज अगर आप किसी एक धर्म को कैस्ट के बंटवारे करते हैं या व्यवसाय के नाम पे उनको बंटवारा करते हैं, पेशे के नाम से अगर उन्हें बांटते हैं, फिर भी आप जो सुधीर कमीशन और क्रिस्टन कमीशन पहले जो लाए थे, सुधीर कमीशन भी कब बना? अब बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑलरेडी पेंडिंग है। जब एक स्टैट्यूटरी कमीशन जब पेंडिंग है तो आपको दूसरा कमीशन लगाने की जरूरत क्या थी? मैं यही बात बता हूं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन का ये काम है कि वो पहले देखे कि बैकवर्ड कौन है, इसमें क्या है। जब वो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना हुआ था पहले से, ये बात अलग है, चेयरमैन नहीं थे उसमें, मेंबर्स हैं या नहीं है अलग बात है, लेकिन जब एक बैकवर्ड क्लास कमीशन रहते हुए भी, एक स्टैट्यूटरी कमीशन रहते हुए भी आपने दूसरा कमीशन लगाने की आपने क्यों जरूरत समझी? सुधीर कमीशन का आज इसका एक लीगल पोजीशन क्या है? आज सुधीर कमीशन का जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, आज उन्होंने कौन सा सिस्टम अपना अडॉप्ट किया है? रैंडम सैंपल किया है क्या? कहीं इन्होंने यहाँ जिलों में जाकर कहीं किसी में कहीं पब्लिक हियरिंग किया है क्या? कहीं पर जाकर उन्होंने वहां पर किसी से बातचीत किया है क्या? इस सब का आज सुधीर कमीशन में कहीं भी जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यही मानता हूं कि सरकार अगर चाहती है कि ये जो रिजर्वेशन देना चाहती है,
तो उसका जो रिजर्वेशन जो देना चाहते हैं पिछड़ेपन पे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि धर्म के आधार पर फिर से इस देश में धर्म का बंटवारा हो। मैं इस बात के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एक एसआर बोम्मे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जब एक बातचीत चली थी उस समय पर इस देश में जब हुआ था तब एक तो है, मैं इस बात को मैं आपके माध्यम में रखना चाहता हूं कि जब इस एसआर बोम्मे केस में मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराता हूं कि जो भी आज सरकार ने निर्णय लिया है यह संवैधानिक रूप से इसका कोई इजाजत नहीं है। दोज हु प्रिफर टू बी रिमेन इन इंडिया, ये पार्टीशन के बाद हुआ है अध्यक्ष महोदय। दोज हु प्रिफर टू रिमेन इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन fully knew that Indian leaders did not believe in two nation or three nation theory, that the Indian Republic there was to be only one nation and one nation, the Indian nation, and no community could claim to remain a separate entity on the basis of religion. No community can remain could claim to remain a separate entity on the basis of religion. Bombay versus Union of India, AR 1994 सुप्रीम कोर्ट। ये जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पहले वो भारतीय है और उसको भारतीय का उसका अपनापन आना चाहिए। और अब भारतीयता को, इस इंडियननेस को अगर आप धर्म के आधार पर उन्हें तोड़ना चाहते हैं और आप उन्हें आरक्षण देकर धर्म के नाम पर आरक्षण देते हैं तो ये समाज टूट सकता है, समाज बिखर सकता है। आप कुछ भी काम के लिए कितना भी आप करोड़ों रुपया खर्च कीजिए, आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, माइनॉरिटी एजुकेशन का आप परमिशन दीजिए। आज कई ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशन है, एमबीबीएस कॉलेज, डॉक्टरेट कॉलेज खुले हैं, एमबीबीएस कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कितने माइनॉरिटीज को आप वहां पर शिक्षा दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। इसलिए अध्यक्षा, हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है अध्यक्षा, जिसको भी रिजर्वेशन दिया गया कोई ना कोई धर्म से लगा हुआ है। ये कोई रशिया नहीं है जहाँ धार्मिक की बात आप जो कर रहे हैं। यहाँ ना कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान के अंदर के कम्युनिस्ट राज है, कोई धार्मिक से वाबस्ता नहीं है। जिसको भी रिजर्वेशन दिया गया, जो पहले 46% था, वो तमाम के तमाम लोग कोई ना कोई धार्मिक से मिले थे। बगैर धार्मिक के रिजर्व तो हिंदुस्तान में कोई इंसान ही नहीं है, कोई ना कोई खुदा को मानते हैं। हर आदमी अपने मुख्तलिफ तरीके से मानता है। यकीनन हमें फ़ख्र है हम हिंदुस्तान में पैदा हो। ये गुलदस्ता है जिसमें हर एक कलर का फूल है, जिसकी हर कोई खुशबू ले सकते हैं, वो हर मज़हब से वाबस्ता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा तो मजहबी बुनियाद पर। अभी हमारे दोनों मोदी अरकान ने भी कहा ये रिजर्वेशन मजहब से नहीं है, पेशे से, गुर्बत की वजह से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आज मुसलमान तो तबाह है अध्यक्षा, और साबिक़ा हुकूमत के कारनामों की वजह से ही तबाह है। वो बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं। इससे पहले SC ST तमाम लोगों को बैकवर्डनेस की वजह से रिजर्वेशन दिया गया। आज माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो बैकवर्ड है। मैं रामचंद्र साहब से यही गुजारिश करता हूँ, हम हिंदुस्तान में बगैर मजहब के चला ही नहीं सकते। हर कोई मजहब मानने वाला है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई MLA हो या कोई मिले, कोई ना कोई मजहब से। और मजहब एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर इंसान जब खुदा के सामने जाता है तो कोई गलती करता है तो उसको शर्मिंदगी होती है। मजहब का नाम वही है। कोई नमाज पढ़ता है तो जब अल्लाह के सामने ठहरता है, अगर उससे दिन में कोई गलती हुई तो उसे याद आती है कि मैं गलती करके किस तरह भगवान के सामने, अल्लाह के सामने ठहरो। तो मजहब का एहतराम करना चाहिए। हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क है, ज़रूर मजहब के मानने वाले कोई ना कोई मजहब वाले ज़रूर रहेंगे। रिजर्वेशन का मजहब से ताल्लुक नहीं है, रिजर्वेशन का बैकवर्डनेस से ताल्लुक। राजेश థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు ముస్లిమ్స్కి రిజర్వేషన్ ఇద్దామని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో చెప్పడమే కాకుండా ఆ తర్వాత తీసుకున్న చర్యలన్నీ కూడా మతం బేసిస్గా చేస్తుందని చెప్పేసి ఎక్కడ చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ముస్లిమ్స్ ఈ దేశంలో పర్టికులర్గా ఈ రాష్ట్రంలో చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, విద్యాపరంగా అన్ని రకాలుగా వెనుకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ వెనుకబాటుతనాన్ని కొల్చేటందుకోసమే ఈరోజు సుధీర్ కమిషన్ వేయబడ్డది. గత ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నప్పుడు 50% ఏదైతే ఉన్నదో అందులో 4%, 5% నుండి 4% తీసుకొచ్చి వాటన్నిటినీ అధిగమించడానికి ఈ భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తం రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉన్నది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా 50% కంటే ఎక్కువగా ఎట్లా ఇచ్చారు, అది పార్లమెంటు ఎట్లా ఇచ్చింది, కాబట్టి మనం కూడా ఎట్లా ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి ముందుగా మతపరంగా కాకుండా వాళ్ళ యొక్క వెనుకబాటుతనం పరంగానే ఇవాళ రిజర్వేషన్ చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది. అందుకే సుధీర్ కమిషన్ వేయబడ్డది. ఈ సుధీర్ కమిషన్కు ఉండే లిమిటేషన్స్ ఓన్లీ సలహాలు సంప్రదింపు చేసుకొని వాటిని మరలా
బ్యాక్వర్డ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బ్యాక్వర్డ్ కమిషన్కి పంపించి బ్యాక్వర్డ్ కమిషన్ కూడా మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో తిరిగిన తర్వాతనే ఖచ్చితంగా వాటిని అంచనా వేసిన తర్వాతనే భారతదేశ చట్టాలను ఉపయోగించి మతపరంగా కాకుండా వెనుకబాటు పరంగా ఏ విధంగా అయితే ఇప్పటివరకు ఇస్తున్నారో 69% ఇస్తున్న తమిళనాడుకి ఎందుకు ఇచ్చారు, ఇది కూడా భారతదేశంలో భాగంగానే ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారతదేశ చట్టాలు, భారతదేశ కోర్టులు, భారతదేశ పార్లమెంటు వీటన్నిటికీ అనుగుణంగానే ఖచ్చితంగా మతపరంగా కాదు వెనుకబాటు పరంగానే ఈ అన్ని కమిషన్స్ను ఉపయోగించి తీసుకుంటామని చెప్పేసి మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. रामचंद्र గారు कंक्लूड చేయండి. सिर्फ 2 मिनट्स. मैं मानता हूँ कि भारत देश आज एक गुलदस्ता की तरह है और मैं भी गर्व करता हूँ उसका. आज मेरे भी कई दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इजराइल गया हूँ, मैं जेरूसलम गया हूँ जहाँ पर ईसा मसीह का वहाँ पर जहाँ क्रूसिफिकेशन हुआ था. मैं कई दरगाह जा चुका हूँ. मेरे कई दोस्त हैं जो हर रमज़ान को मुझे घर में बुलाते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस देश में लोग रहें, मिलजुल कर रहें और कहीं कोई दंगा न हो, मजहब के नाम पे कोई अपने आप से बैर रखे. लेकिन मैं ये बात यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को क्या आप याद दिलाते रहेंगे कि पहले आप इस देश में मुसलमान हैं और पहले हिंदू हैं या ईसाई हैं और बाद में भारतीय हैं. हम पहले भारतीय हैं और बाद में सब कुछ है. इस बात को हम आने वाली पीढ़ी को हमें बताने की हमारा जिम्मेदार है. हमारा दायित्व बनता है राजनीतिक पार्टी की तरह से, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से, कि आने वाली पीढ़ियों को हम बताएं कि पहले हम भारतवासी हैं और बाद में हम कुछ हैं. और इस बात में मैं आपको संवैधानिक तरफ से फिर कहना चाहता हूँ. हमारे पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी ने एक ऐसे एक लीगल क्वेश्चन को बताया था कि 69% तमिलनाडु वालों ने जो परमिट दिया था 9th शेड्यूल में इसमें ज्वाइन किया गया था. हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. इसका मतलब 9th शेड्यूल में अगर किसी को वहाँ भेजा जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट से, इसका मतलब ये नहीं होता कि संविधान आपको परमिशन दे देता है. ये परमिशन नहीं देता है. एक मिनट. यस सर, ये केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि यू कैनॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15(4) and Article 16(4) doesn't permit you to give reservation for more than 50%. And knowing that basic structure of the constitution and knowing that the 69% of the Tamil Nadu case is pending before the Supreme Court, how can you mislead the people? That's what I say. If I am not exceeding, I can say गुमराह कर रहे हैं आप जनता को. ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है. आप धर्म को आपके वोट पॉलिटिक्स से मत जोड़िए. ये धर्म निरपेक्षता का मतलब है. अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था, धर्म व्यक्तिगत मामला है. धर्म को राज्य से, धर्म को सरकार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष. हम चाहते हैं कि मजहब जो है वो एक व्यक्तिगत मामला हो, व्यक्तिगत मामला हो. सब बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्म को जोड़ा जा रहा है, धर्म को. सर, धर्म को कैसे जोड़ा जा रहा है? जितने लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी के अंदर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई इज्जत देता सर आपको? अगर आप पैसा नहीं है आपके पास तो कोई इज्जत देता? अगर जहाँ तक का गवर्नमेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अगर सिंबलिज्म नहीं करना है, अगर अपीजमेंट नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वोट्स के लिए अपीज मत कीजिए और इसके लिए अपीज मत कीजिए. मेरे लर्नड फ्रेंड इतनी देर से बोल रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें नहीं है, तो आज आपकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में 3600 करोड़ लगा के शिवाजी स्टैच्यू क्यों बना रही? ये अपीजमेंट नहीं है? मराठों को आप अपीज कर सकते हैं. मराठों के मामले में आप बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के मामले में खामोश बैठते हैं. जहां पर मुसलमान की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, आपको बुरा लगता है. ये एक साइड कम्युनलिज्म के हिसाब में इस कंट्री को नहीं बांटना चाहिए. और बार बार हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर हर थोड़े दिन को सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए एक एक बयान दिए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है. ये भी एक फैक्ट है आज की डेमोक्रेसी की, आज के इंडिया का. ये भी एक सच्चाई है, इसको भूलना नहीं चाहिए. जो गरीब है उसका मजाक मत उड़ाइए. अगर कोई गरीब है, कोई सोशली बैकवर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन इस मुल्क ने दिया है. हमको फख्र है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं. यहाँ पर इंडिया के लिए जितना हमको प्राउड फील होता है, आपको भी होता है.
लेकिन इसमें तफरीका करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म से किसी को नहीं जोड़ा जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन మీరందరూ ఇన్నిసార్లు ఇంటర్ఫియరెన్స్ కాకూడదు. नहीं नहीं, आप बात करे होगी. रामचंद्र राव साहब ने कहा कि धर्म 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 के नाम पे बोल रहे। मैं उनसे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हाल ही में पटेल्स को 10% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन करे। उसके बाद राजस्थान के अंदर आप ही की सरकार, मरकज़ में आप है, स्टेट में भी आप ही है, वहाँ 10% जाट्स के लिए आप करें। राजस्थान में आप ही की सरकार है, सेंट्रल में भी आप है, स्टेट में भी है, वहाँ गुज्जर के लिए आपने 10% के रिजर्वेशन की बात करी। तो वहाँ पर किस बेस पे, वहाँ वो आपके जहाँ रोल रियासतें हैं वहाँ आप 8% 10% हर जगह करें। उसके बावजूद आप एक बात ये कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 10% का केशव भारती केस में उन्होंने कहा, मंडल कमीशन में भी कहा, वो एक कानूनी बहस है। लेकिन यहाँ जो रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में चल रहा है ये मज़हब के बुनियाद पे नहीं है, ये सिर्फ पेशे के बुनियाद पर है। वो पेशे में भी जो सोशली बैकवर्ड है, पेशे में भी सब नहीं है, सोशली समाजी तौर पर जो पिछड़े लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साबिका में आंध्र प्रदेश। रामचंद्र गाరు कंक्लूड చేయండి. ओनली 2 पॉइंट्स। मैं मानता हूं कि ये धर्म पे आधार पर नहीं होता, अलग बात है। मैं आपको संवैधानिक पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बहस तो करना नहीं चाहता हूं। बस संवैधानिक पॉइंट इसलिए बताना चाहता हूं मैं कि आज जो भी हम कर रहे हैं ये संवैधानिक तौर से गलत है करके मेरा कहना है। और 69% आप 9 शेड्यूल में लेने जाने के बाद भी ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस बात को सरकार जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी बात ये रही कि पिछड़ापन, हाँ मैं मानता हूँ कि आज मुसलमानों में, ईसाइयों में, The government is fully aware that this is there, the 69% reservation for the Tamil Nadu is there for last 2 or 3 decades. It is in the Supreme Court. I think he has been mentioning repeatedly that since it is in the Supreme Court, you cannot mention. We know very well, based on the backwardness of the people, we will go through the process by the Sudhir Commission, by the Backward Commission to the central government. Let them give as long as they extend it to the Tamil Nadu government. They have given why it is in the last 2 to 3 decades it is not solved. So this government of Telangana also should take that chance to take that 69% or 70% as long as that is settled in the Supreme Court. Right, right. आंध्र प्रदेश का तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो इस समय इस पर बहस कर कर कई सदस्यों के रिएक्शन लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको ये बात भी मालूम पड़ना चाहिए कि अगर आज गरीब एक मजहब में नहीं है, एक धर्म में नहीं, हर जगह गरीब है। आज हिंदुओं में भी गरीब बच्चे हैं, आज मुसलमानों में भी गरीब बच्चे हैं, हिंदुओं में भी आज इलिटरेसी है, यहाँ भी इलिटरेसी है, सब में इलिटरेसी है। 160-70 साल से इस देश का आज़ादी के बाद भी अगर राज देश में है तो क्यों क्यों कौन सा कारण है, कौन सा कारण है, आपके पिछड़ेपन का कौन कारण है? अगर आप सोचिए उसको जरा, हम इस पिछड़ेपन को आगे कैसे ले जाएं इसके बारे में हम सोचिए। इसको मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको राजनीति से मत जोड़िए। दूसरी बात रही, बस अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस भारत देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही हज की जो बात की थी, सब्सिडी का उन्होंने ये सब किया था। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हज को जाने वाले गरीबों को सब्सिडी मिले, वहां पर सब्सिडी को हटाना नहीं चाहिए। और जो सब्सिडी हटा देना चाहता है, जो अमीर आदमी जब नहीं जाता है उन्हें ना लेने दीजिए, लेकिन गरीबों को जो सब्सिडी दी जाती है उसको देना चाहिए, उसे बढ़ाना भी चाहिए। ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ 2-3 धर्म नहीं होते हैं। ये अल्पसंख्यक का मतलब है हमारे ही राज्य में
सिख हैं, हमारे ही राज्य में जैन हैं, हमारे ही राज्य में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हमारे इस राष्ट्र में हमारे इस राज्य में, तेलंगाना राज्य में, यहाँ पर तमिल है, केरल है, मराठीज हैं, हर तरह के बंगाली लोग हैं। इस देश के दूर दूर से आकर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक गुलदस्ता है, हाँ ये हैदराबाद भी एक गुलदस्ता है, यहाँ रंगीन फूल हैं, भारत के हर जगह से यहाँ पर आके लोग बसे हुए हैं। वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी हमें उन्हें देखना चाहिए, हम उनका किस प्रकार से कल्याण कर सके। आज गुरुद्वारे के लिए हम सरकार क्या कर रहे हैं, आज हम सरदारियों सिखों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों को नजर करते हुए मैं फिर एक बार सरकार से कहता हूं कि आप जो कल्याण करना चाहते हैं अल्पसंख्यकों का कीजिए, हम उसके साथ देंगे, लेकिन इस समाज को मत तोड़िए। ऐसा मेरा कहते हुए मुझे यह अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं।